हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर होल। दोस्तों, हमारा ये वाला जो चैप्टर है आज, ये वाला चैप्टर हमारा पार्ट 5 आने आ रहा है। ठीक है, पार्ट 5 है हमारा ये। हम 4 पार्ट हम चैप्टर 1 का कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 है जो कि क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 4 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। आप सभी को पता है 6 से लेकर 12th की एजुकेशन यहाँ पर है। ये हमारा बैनर है आईटीएस क्लासेस का। और यहाँ ये किसके लिए एजुकेशन है कि भाई आईटी, जेई, नीट, एनडीए, बोर्ड एग्जाम, एफ गेट एंड नेट और गेट सभी के लिए यूजफुल है। एक कोट है भाई, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक। पहले 4 पार्ट है, अपने 7 बेस यूनिट देख लिया था, उनकी डेफिनेशन देख ली थी। आज हम ये कर रहे हैं कि भाई मेजरमेंट ऑफ मास, इस वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे कि भाई ये वाली क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो। यहाँ लिखा हुआ है कि मेजरिंग ऑफ मास। हमें पता है भाई मास है, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए कि भाई मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मास तो क्या चीज होती है, कोई भी चीज है, कोई भी सैंपल है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, उसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है वो कितना है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, ये रहा। मास मास क्या होता है, क्वांटिटी कंटेन्ड इन ए सैंपल। मान लो ये कि हमारे पास क्या है, एक सैंपल है। एग्जांपल कोई भी मान लो। मान लो भाई कुछ भी है, पानी की बोतल है या फिर एक क्या पानी बॉक्स है। इसके अंदर जो भी मैटर होगा ना, इसके अंदर जो भी मैटर होगा वो इसका क्या होगा, मास होगा। ठीक है, वही इसका मास डिनोट करेगा। और ये जो मास होता है वो डिपेंड नहीं करता किसी भी प्लेस पर। यानी कि आप क्या करोगे, अर्थ पे हो, अर्थ पे भी मास उस ऑब्जेक्ट का उतना ही रहेगा। और यहाँ पर मून पे देखोगे, मून पे भी इसका मास क्या होगा, सेम रहेगा। एक टर्म आती है वेट। वेट क्या होती है, वो प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है। कैसे वेरी करती है कि भाई हम कहते हैं कि भाई जो ये वेट होता है ना, वो एक फोर्स होता है। फोर्स होता है मतलब कि अर्थ के द्वारा अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाने वाला फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पता है भी अर्थ की जो एक जी वैल्यू होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कौन क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और मून की है वो क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ये जी की वैल्यू 9.8 से कम होती है। ठीक है, जी की वैल्यू। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई जो हमें वेट अर्थ पे महसूस होता है ना, तो वो वाला जो वही वेट, मान लो यहाँ 6 किलो का है, 6 किलो का वेट अर्थ पे महसूस हो रहा है हमें। ठीक है, तो हमें पता करना है कि भाई मून पे कितना फील करेगा। तो वो कितना होता है, 1/6 पार्ट ऑफ एक्चुअल वेट, उसका अर्थ पे कितना वेट है। ठीक है, तो 6 × 6, तो वो मून पे हमें कितना दिखाई देगा, 1 किलोग्राम दिखाई देगा। ठीक है, मतलब 1/6 भाग हो जाएगा उस वेट का। ठीक है, तो अगर वो 6 किलो के अर्थ पे है, तो वो मून पे कितने किलो की हो जाएगी, 1 किलो की हो जाएगी। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो क्या है, कम है। जो अट्रैक्शन है मून के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या है, कम है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इज ए फोर्स बॉडी अट्रैक्टेड बाय अर्थ या और कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डब्ल्यू का जो फोर्स होता है ना, उसको डब्ल्यू से डिनोट किया गया। उसका फॉर्मूला होता है m × g। एम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है। और जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी अर्थ पे मान लो या फिर मून पे मान लो या फिर कोई और प्लेनेट है उस पे मान लो। ठीक है, जी की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। ठीक है, तो वेट है वो तो वेरी कर सकता है, परंतु मास है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसमें से जो क्वांटिटी है वो तो कम नहीं हो पाएगी। ठीक है, परंतु इसकी जी की वैल्यू है वो वेरी करेगी। इस हिसाब से जो वेट होगा ना, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं, हमने पीछे एक पढ़ा था कि भाई जो ये 19 वॉल्यूम का चीज पढ़ा था कि भाई एक जो लीटर है ना, 1 लीटर है वो, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। मान लिया हमने वाटर है। ठीक है, वाटर का एक टेम्परेचर देखा कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर देखा, और उसका 1 किलोग्राम वेट हमने मेजर किया। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का 1 किलोग्राम वेट मेजर किया, और उसको क्या माना गया, 1 लीटर माना गया। ठीक है, अब हमें पता चला है कि भाई इससे क्या होगा, 1 मिलीलीटर होता है वो सेंटीमीटर क्यूब से थोड़ा सा बड़ा है। तो इस हिसाब से इस वाली डेफिनेशन को, इसको चेंज करना पड़ा या फिर रीडिफाइन करना पड़ा 1964 में। क्या बोला गया भाई, वो 1 लीटर क्या होगा, 1 लीटर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा।
परंतु एक्चुअल में जब हमने यहाँ से डेफिनेशन देखी ना, वो तो सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कम आ रही थी। जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कम थी, ठीक है? तो इसलिए ये गड़बड़ आ रही थी कि भाई जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब 1964 में पूरे डिफाइन किया गया कि भाई ये इसको है ना अप्रोक्स 1000 ही मान लो, ठीक है? 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही मान लो, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो ईज़ी हो जाएगी, ठीक है? फिर आगे एक ये वाला हमें पता ही है कि भाई जो एसआई यूनिट होती है वो मास की होती है, वो क्या होती है किलोग्राम होती है। और लेबोरेटरी के अंदर हमें पता है कि भाई स्मॉलर अमाउंट में क्या यूज किया जाता है, वेट का यूज किया जाता है, जैसे कि ग्राम हो गया, ठीक है? हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उसमें 1 किलो चीजें मिला देंगे उसका एक सॉल्यूशन बना लिया, नहीं। हम क्या करते हैं छोटी छोटी चीज जो हमारे क्या होते हैं कंपाउंड्स होते हैं या टेबलेट्स होती है वो बहुत थोड़ी वेट का होता है। देखो भाई हमने देखा कि भाई जो लेबोरेटरी के अंदर है वो स्मॉल अमाउंट की क्या चाहिए, मास की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम किस में लेते हैं ग्राम्स में यूज करते हैं। हमें पता है भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती है, तो इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा यूनिट में भी कर सकते हैं और स्मॉल यूनिट में भी कर सकते हैं। अब पता चल रहा है कि भाई हमें क्या है, फोर्थ पॉइंट है क्या है, सम कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ लेंथ। जो कॉमनली जो लेंथ की यूनिट है वो कौन सी होती है, ठीक है? हमें पता है भाई ऐसा यूनिट तो मीटर होती है लेंथ की, ठीक है? और उससे भी छोटी यूनिट होती है, वो कौन कौन सी होती है, 1 एंगस्ट्रोम होती है 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर होती है 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर होती है 10⁻⁻12 मीटर। ये एक क्या है इंपॉर्टेंट यूनिट है, इनका यूज बार बार करते रहेंगे हम जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइस अगेंस्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये कह रहा है भाई कि कोई भी हमारे पास डिवाइस है, ठीक है? वो ऐसा तो नहीं है कि वो सेट हुआ हुआ है आएगा, ठीक है? तो उसको सेट करना पड़ता है कि अपनी यूनिट के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो उसको ठीक करना या फिर उसको एक रेफरेंस देना, ठीक है? उसी को क्या बोला जाता है, कैलिब्रेशन बोला जाता है, ठीक है? मान लो भाई किसी देश में है ना वो डिवाइस बना हुआ है, उस डिवाइस को क्या है, उसने अपने अकॉर्डिंग उसकी जो यूनिट है वो रख दी, उसने सेट किया भाई 0 पे है ना कि कोई रीडिंग दिखाएगा। परंतु जब हम इंडिया में लेके आए तो उस हमें तो उस किसी और यूनिट की आदत हुई है, ठीक है? तो उसको रीडिंग को करने के लिए, ठीक करने के लिए उसको एक रीडिंग पे सेट करना पड़ेगा कि भाई ये वाली इतनी रीडिंग चेक करे, इतनी रीडिंग से स्टार्ट हो, ठीक है? तभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन इजीली हो पाए, ठीक है? तो कैलिब्रेशन क्या है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए भी काम किया जाता है। First calibrated using unit before use the device as a reference standard। तो कह रहे भाई डिवाइस को यूज करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है किसी भी रेफरेंस स्टैंडर्ड को लेकर, ठीक है? अब कुछ एक प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं, एक टेम्परेचर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, क्या है कि भैया एक 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में पता करना है कि वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। तो फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे क्या, डिग्री सेल्सियस की 25। तो 9/5 और इंटू 25 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 5 5 जा 9 5 जा 45 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 737 फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास कितना फ़ारेनहाइट आया, 77 फ़ारेनहाइट, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस 77 फ़ारेनहाइट के बराबर है। 37 डिग्री जो कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो उसी तरीके से यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 37 पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 98.6 फ़ारेनहाइट आएगी। तुमने देखा होगा थर्मामीटर देखा होगा, उस पे जब भी डॉक्टर अगर रीडिंग लेता है वो देखता है बॉडी का टेम्परेचर, अगर 98.6 फ़ारेनहाइट आता है, 98.6 फ़ारेनहाइट आता है तो वो देखता है भाई ठीक है वो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ मतलब कि उसको बुखार हुआ है, ठीक ठीक है? जो अगला सैंपल प्रॉब्लम है वो क्या है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है? जो ये डिग्री सेल्सियस है, अब क्या करेंगे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, देखो 32 है, 32 को वहाँ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और ये वाला 5 क्या आ जाएगा वहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई में, और ये वाला डिवाइड में चला जाएगा 9। ये किसके बराबर है, डिग्री सेल्सियस के। हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है क्या, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
हमारे पास 15.6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर अगली सैंपल प्रॉब्लम है क्या 3, वो क्या कहती है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर बोथ डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट गिव सेम वैल्यू। ये कह रहा है भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि जितना डिग्री सेल्सियस होगा उतना ही डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। ऐसी कौन सी वैल्यू है? तो ये क्या करते हैं, हमें पता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 होता है। तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या रखी, सेम रखी है। मान लो इसकी वैल्यू x है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू x है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो x यहाँ पुट किया, x यहाँ पुट किया, इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू -40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी -40 होगी, ठीक है। तो यही वैल्यू है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होती है, बराबर होता है, ठीक है। अगला हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, देखो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये दिखाया हुआ है मेजरिंग ऑफ मास, मास को किस तरीके से मेजर किया गया है, ठीक है। तो एनालिटिकल बैलेंस और एक क्या है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। आजकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस से ज़्यादातर वेट को यूज किया जाता है, ये वाला कम यूज होता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, रीडर रोड है, बीम है ये वाली, ठीक है, और रीडर हुक है ये हमारे पास। यहाँ पर वेट वेट रखा जाता है, यहाँ से पेन में रखा जाएगा और यहाँ से हमें रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये एडजस्टेंट स्क्रू है, पेन रेस्ट है, बीस है, की लीवर है, बीम लीजर है, लेवलिंग स्क्रू है, पेन पॉइंटर स्केल, यहाँ से स्केल देखते हैं, ठीक है, जहाँ से ये रीडिंग आती है। ये वाली बड़ी वैल्यू दिखा रहा है कि भाई जो रीडिंग यहाँ आ रही है वही यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सेंटर प्लेनर है, प्लम्ब लेम्बर है, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल वेट बैलेंस या फिर इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर सीधा सा क्या होता है कि पहले क्या करते हैं, इसको ग्लास, जो वॉच ग्लास होती है हमारे पास, जहाँ से हम क्या रखते हैं, जहाँ पर हम क्या रखते हैं, पाउडर को रखते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, उस वॉच ग्लास को रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, जीरो पे ले आते हैं, इसके रीडिंग को जीरो पे ले आते हैं। फिर क्या करते हैं, इस पे हम कंपाउंड रखते हैं, उस फिर इसका वेट करते हैं कि भी कितना हमें कंपाउंड चाहिए, ठीक है। जैसे हमें क्या करते हैं, आपको पता होगा कि भाई दुकानों पे इलेक्ट्रिकल बैलेंस आए हुए है कि भाई वो तराजू सी होती है, उसको रख के पहले क्या करते हैं, जीरो करते हैं, ठीक है। वही क्या होती है, कैलिब्रेट होती है, ठीक है। कैलिब्रेट उसी को बोला जाता है, पहले उसको क्या करते हैं, जीरो करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये क्या है, एक ये वैक्यूम वाली वेट बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट, अगर वेट बैलेंस करना है, वेट मापना है, तो ठीक है, तो वहां पर हवा का भी क्या होता है, वेट, हवा का भी वेट नहीं आता, ठीक है। यहाँ तो क्या होगा भाई, थोड़ा बहुत ज्यादा दिखा सकता है कि भाई हवा का जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है, उससे क्या होगा, वेट ज्यादा हो सकता है। परंतु इस वाले से बिल्कुल एक्यूरेट वेट आता है, क्योंकि यहाँ से चारों ओर से गिलास से बंद होता है ये। आगे क्या है हमारे पास, ड्राइव्ड यूनिट। हमें पता है भाई बेस यूनिट होती है, बेस यूनिट से क्या बनाते हैं हम, ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं। 7 बेस यूनिट से हम सभी के सभी ड्राइव्ड यूनिट है जो हमारी, इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे है, एक एक करके देखेंगे। ड्राइव्ड यूनिट आर ड्राइव्ड बाय 7 बेस यूनिट, जो आपकी हमारी क्या है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट से हमने ड्राइव्ड यूनिट को क्या किया, ड्राइव किया है। तो एरिया है, ठीक है। एरिया को कैसे, हमें पता है भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, ठीक है। ये क्या है, लेंथ की है, ठीक है, ये भी लेंथ है। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और ये भी लेंथ है भाई, ब्रेड्थ भी तो लेंथ है, उसको भी मीटर में क्या करेंगे, मेजर करते हैं। तो इसकी एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस तरीके से करते हैं वॉल्यूम। तीनों क्या है, लेंथ की यूनिट है, और किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, लेंथ की मीटर है। तो मीटर 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 क्यूब। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम किस में करते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को किस में करते हैं, मीटर क्यूब में, अभी निकाला था, ठीक है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, डिस्टेंस, नहीं ये होता है, देखो वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है, स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, परंतु इनकी दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किस में लेंगे, मीटर में। लेंथ है, ठीक है, और टाइम है जो हम उसकी क्या होती है, यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन को कैसे करते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम किस में लेंगे, सेकंड में, और वेलोसिटी किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो ms-2। आगे आता है फोर्स। फोर्स की क्या होती है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम किस में डिनोट करते हैं, किलोग्राम में। किस में मेजर करते हैं,
किलोग्राम में। एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अभी निकाला ये वाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा ये वाला। अब हमको ये पता है कि भाई जो फोर्स होता है उसकी यूनिट न्यूटन भी होती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। आगे आता है प्रेशर। आगे क्या आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की हमें पता है क्या होता है, या तो ये वाली वैल्यू लिख लो या फिर न्यूटन लिख लो। तो न्यूटन और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी प्रेशर की किलोग्राम, -2 ऊपर जाएगा, ये 2 है प्लस का, ऊपर जाने के बाद -2, तो 1 -2 क्या आ जाएगा, -1। तो -1 और पर सेकंड स्क्वायर ये वाली आ जाएगी प्रेशर की। इसकी एक और यूनिट होती है पास्कल, जो हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलो, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर ये वाली वैल्यू भी बोल सकते हो। अब आता है वर्क और एनर्जी। वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट एक ही होती है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारे पास डिस्टेंस इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। या तो ये लिख लो न्यूटन मीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये क्या है हमारे पास, ये किसकी है, फोर्स की है, किलोग्राम, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मीटर किसकी, डिस्टेंस की। इसको कंबाइन करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। कॉमन में न्यूटन मीटर क्या आ जाएगी हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पासिंग इन 1 सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल जा रही है, ठीक है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम क्या है, 1 सेकंड है, उसके अंदर कितनी साइकिल चलेगी, ठीक है। जैसे एक साइकिल को मापा जाता है कि भाई एक ऐसे का एक ट्रफ और एक क्रस्ट को माना जाता है एक साइकिल। तो एक साइकिल और दो साइकिल और एक तीसरी साइकिल, तो एक सेकंड में 3 साइकिल निकल गई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। और हमें पता है भाई इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। अब कोई भी नंबर होता है या फिर कोई भी साइकिल होगी उसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टाइम की यूनिट लेंगे सेकंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/s आ जाएगा। और 1/s को कैसे लिख सकते हैं, पर सेकंड, ठीक है। तो एक बार भाई इरेज कर देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया यहाँ पर। हाँ तो देखिए आगे, ये हमारे पास ये कर लिया था हमने फ्रीक्वेंसी की। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अब देखो पहले करंट का फॉर्मूला याद रख लो। करंट का क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है करंट का, ठीक है। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज, टाइम क्या है, से कोई भी सेकंड वगैरह लगा लो, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारे पास, करंट है। करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलम्ब में। और टाइम को किस में किया जाता है, सेकंड में। तो क्या चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगी, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब क्या करेंगे, चार्ज की यूनिट देखनी है हमें। करंट की क्या है, एम्पियर। टाइम की क्या है, सेकंड। तो क्या होगी, एम्पियर एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो करंट इंटू टाइम, या फिर कूलम बोलो इसको, पूरी चार्ज को कूलम, एम्पियर सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, या फिर वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। तो वर्क की क्या होती है, जूल, ऐसे और इसकी क्या की चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब ये वाली वैल्यू हो जाएगी वोल्ट की, ठीक है। तो जूल पर कूलम्ब क्या हो जाएगी, वोल्ट की। इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज अलग है, वोल्ट अलग है। वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। अब आगे आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। आप सभी को पता है, 10th में पढ़ के आए हो, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या था, क्या था भाई, V इज इक्वल टू आई आर था। यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या होगा, I डिवाइड में जाएगा, V अपॉन आई आ जाएगा, ठीक है। आई वोल्ट की क्या थी, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या थी, वोल्ट। और आई एम्पियर की क्या थी, इसकी करंट की ऐसा यूनिट क्या थी, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ओम भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है भाई, करंट को रोकने का काम करता है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, करंट को जाने का काम करता है, मतलब कि करंट को भेजने का काम कौन करेगा, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो 1/R। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम हो जाएगी। क्या, पर ओम, पर ओम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर V क्या प्लस में है, वो तो माइनस कर दो, जहाँ A माइनस में है वो क्या कर दो, प्लस कर दो, ये अपोजिट हो गया, है ना। तो यही है भाई, इसकी ओम रेजिस्ट इसकी कंडक्टेंस की एक और यूनिट होती है साइमन। क्या होती है, साइमन। ठीक है, साइमन को क्या बोलते हैं, पर ओम भी बोलते हैं। ठीक है, पर ओम बोलो या फिर साइमन बोलो। ठीक है, तो भाई यहाँ तक ही था। ठीक है, तो हमारा लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलो ठीक है भाई, यहीं तक था हमारा लेक्चर। थैंक यू लेक्चर अटेंड करने के लिए।